निगरान वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात की रोशनी में वज़ारत तवानाई में आला सतह इजलास। बिजली के बिलों के मसले पर तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। तजावीज़ और फैसले मंजूरी के लिए आज वफाकी काबीना के इजलास में पेश किए जाएंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। सरमायाकारी के फरोग के लिए अहम शोबों में पेशरफ्त और इक़दाम का जायजा। माशी बहाली की मुस्बत रफ्तार बरकरार रखने के लिए हिमायत जारी रखने के अज़्म का इरादा। ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, IT और तवानाई के शोबों में मंजूर होने वाले मंसूबों की तौसीक़। साजगार माहौल का फ़ायदा उठाते हुए मंजूर शुदा मंसूबों की तकमील में तेज़ी लाई जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़। पुरअमन और पुरतशद्दुद एहतजाज के फ़र्क को समझना होगा। हमारी तवज्जो आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने की जानिब मरकूज है। वफाकी काबीना के इजलास में IMF प्रोग्राम में रहते हुए लोगों को सहूलत देने पर गौर होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की वज़ार कायद पर हाज़री। फातिहा खानी की अपने तासुरात भी कलमबंद किए। जिम्मेदारी संभालते ही बलोचिस्तान के मसाइल पर तवज्जो मरकूज है। इलेक्शन कमीशन जैसे ही तारीख देगा फौरी इंतखाबात किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान डोबकी की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला गुज़श्ता रोज महफूज किया था। दरियाए सतलज में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। गन्ना सिंह वाला, हैड इस्लाम और सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह में कमी। सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज और इंतजामिया रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल। सैलाब के दौरान वबाई अमराज से बचाने के लिए मेडिकल कैंप्स कायम। मुतासिरीन को मुफ्त अद्वियात और तिब्बी सहूलियात की फराहमी जारी। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। हवलदार सुहेल इकबाल 30 मार्च 2022 को टांक में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। जुर्रत और बहादुरी पर शहीद को तमगा बसालत से नवाजा गया। हवलदार सुहेल इकबाल वतन अजीज की दिफा की खातिर जान का नजराना पेश करके आने वाली नस्लों के लिए मशअरा। मुस्लिम दुश्मनी में मोदी सरकार का घिनौना और मकरूह चेहरा बेनकाब। मुस्लिम दुश्मनी में हिंदू असातिज़ा भी पेश। हिंदू इत्तेहा पसंदों की जानिब से बच्चों की इस्लाम मुखालिफ जहन साजी। पाकिस्तान, कश्मीर और मुसलमान मुखालिफ नस्लें बच्चों को पढ़ाने लगे। गुज़श्ता दिनों हिंदू टीचर की जानिब से मुसलमान तालिब इल्म को हिंदी की किताब न लाने पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। भारत में इंतहा पसंदाना नजरियात का राज। शिद्दत पसंद तंजीम ऑल इंडिया हिंदू महासभा की चांद को हिंदू ममलुकत करार देने की मुहिम। चंद्रयान के लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति का नाम दे दिया गया। चांद को हिंदू राष्ट्र करार देने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम का सिलसिला जारी। बर्बरियत के बावजूद कश्मीर के मुसलमानों के हौसले बुलंद। पूंछ और राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए। अजीम हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी के लिए हैदरपुरा चलो तहरीक का आगाज। पाकिस्तान के दिफा और सालमियत के खिलाफ ऑनलाइन मवाद फैलाना गैर कानूनी। अज़मत इस्लाम या किसी भी फ़िरक़े या मजहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर ऑनलाइन मवाद फैलाना संगीन जुर्म। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इन जराइम में सजाए मौत, उम्र कैद और जुर्माने की सजाएं हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद देखने की सूरत में FIA या PTA को इत्तला करें। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मुनशियात के इस्तेमाल और तालबात को हरासा करने का मामला। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की सरबराही में ट्रिब्यूनल ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कोई भी शख्स शवाहिद के साथ अगले 5 रोज में ट्रिब्यूनल के सामने ज़ाती तौर पर पेश हो सकता है। रावलपिंडी में टी चौक पुराने टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 6 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा टोयोटा हाइएस गाड़ी और ट्रॉलर के दरमियान पेश आया। जान बहक होने वालों में 4 मर्द और 1 खातून शामिल हैं। रेस्क्यू हुक्म। Between policy formulation and on-ground change calls for a deeper and sustained commitment to address the complex challenges faced by women in Pakistani society.
Government's efforts to empower women have fallen short in achieving significant change, especially in the fields of judiciary, health, and law enforcement. Access to justice challenges. Many women lack awareness of their legal rights and available remedies, leading to difficulty in seeking justice when their rights are violated. Economic constraints is also a major factor which prevents women from affording legal representation, accessing courts, or covering related expenses. And then the physical barriers that we see, such as distant court locations, lack of transportation, and inaccessible court buildings can hinder women's ability to engage with the justice system. A justice system which is mainly dominated by male judges and law enforcement officials might result in biased treatment or insensitive towards women issues. I see a few judges, female judges sitting here, and I'm glad, but we need more and more females in judicial positions. Inadequate representation of women in the legal profession and within the judicial bodies can lead to lack of empathy and understanding for women's unique challenges. Existing laws might have inherent gender biases that disadvantage women or to fail adequately address their rights and concerns. Women who pursue legal actions against their perpetrators of violence or abuse may fear retaliation, further deterring them from seeking justice, which is very, very, very common, not just in Pakistan, I think all over the world. Lengthy and complex legal processes can discourage women from pursuing cases because cases keep on pending, there's sub judice for years and years, and that spirit dies down of the victim. Insufficient availability of shelters, counseling, and legal aid services for women survivors of violence can impede their access to justice. Illiteracy or language differences can make legal documents and proceedings difficult for some women to understand, especially in the rural areas. Plight of rape victims. Rape inflicts deep emotional trauma and often leads to long-term psychological stress, anxiety, depression among survivors. Navigating the legal system can be daunting for survivors, including insensitive questioning, lengthy procedures, as Justice Mansoor Ali gave a very detailed speech on this problem that victims go through during the lengthy probe, the questioning of how it happened, where it happened, we need evidences and blah, blah, blah. So it's this fear of retaliation is also there, the disbelief and further harm silences many survivors, perpetuating a cycle of silence and numbness and allowing the perpetrators to escape justice. There's limited access to medical care, counseling, legal aid, and other support services, which can hinder survivors' recovery and their ability to rebuild their lives for the importance. This is the need of the hour is efficient response from the government agencies, police, health professionals, medical, legal, trauma counseling, prosecutors, and judiciary. We need all of them to work in a more integrated manner. Recommendations is victim-friendly police stations. Establish police stations that are sensitive and supportive of rape victims, fostering a safe reporting environment. Cultural shift. Transform the overall police culture to be more inclusive and gender sensitive, ensuring equal opportunities for women officers. Rape helpline. Introduce a dedicated rape helpline operational 24/7 to provide immediate assistance to victims. Public awareness campaigns. This is also very, very important. To launch public awareness campaigns through the media involving government bodies like PAMRA and PTA to educate and sensitize the public about women's rights. The PAMRA laws approves 20% time for public services message, and that can easily be allotted for such campaigns. Training programs. Provide training for female judges and lawyers, promoting their increased representation and expertise in the judicial system. Trauma counseling.
offer trauma counseling services for survivors of gender-based violence, ensuring their well-being through legal proceedings. Sensitization efforts. Conduct regular sensitization programs within law enforcement agencies and the wider society to address gender biases and stereotypes. Moreover, in conflict zones like Kashmir, sexual violence, including rape, which is being used as a tool to psychologically warfare and to instill fear, rape as a weapon of war, to control, to put pressure on the people, should be condemned and should be stopped. Rape not only harms individual victims, but also has far-reaching consequences for families. And ladies and gentlemen, in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, rape is not an individual act. It's supported by the state. So it's horrifying the impacts that it has, and over 11,000 women have been reported, and there is a heavy underreporting that goes on over there. And you have the UN people here, and they have an idea of how difficult it is to report. So I think justice for all, especially for the most vulnerable women and children of the world, I think it's very important that we speak up for them, because there's complete immunity against the Indian forces, and they don't get justice because it is the rapist. I mean, they have to go and complain to the rapist or to the army camps and to the police stations of the state. So it's almost impossible to get any form of justice or accountability against the rapists. So in the end, I would just like to say that I'm very grateful to the UN Women, to the organizers of this function for providing me this opportunity to larger and the commendable efforts that you have advanced in causing improvement globally, creating an awareness and encouraging women and human beings being targeted, be it transgenders, be it men, be it children, be it women. Gender-based violence is something which is, I think this is something where we need to do far more than what we are doing right now, that our future generations feel safe and are not being targeted, traumatized or marginalized because of their gender. And women and children are the most vulnerable throughout the world. And thank you. But in the end, I would just like to say one more thing, that even if you're a rape victim or you've been under trauma, I think we need to encourage one another. I have been through a lot, I'm sure a lot of you have also, but we're all survivors. We're all the heroes, the heroines of this era, because we have to make that change. So we don't have to give up, we have to speak up, no matter how many times the world tries to silence us. But it is our spirit that just doesn't have to accept or die down. Thank you. वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी मशीर बराए इंसानी हुकूक मशाल मलिक ख़वातीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को तमाम शोबों में बराबरी के मौक़े फ़राहम करने की ज़रूरत है। ख़वातीन के मसाइल की हर सतह पर नुमाइंदगी करूँगी। हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में करेंगे आपका खैर मकदम। मैं हूँ हुमा मलिक और मैं हूँ शाहिद नसीम। सबसे पहले आपको आगाह करें कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के अहकामात की रोशनी में वज़ारत तवानाई में आला सतह इजलास हुआ और इस इजलास में बिजली के बिलों के मसले पर तजावीज़ को हतमी शक्ल दी गई। ये तजावीज़ हतमी फैसले के लिए आज विफाकी काबीना इजलास में पेश की जाएंगी। SIFC की एपिक्स कमेटी ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के इक़दामात को सराहते हुए मुल्की मईशत की बहाली के लिए अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। इजलास में ज़राअत, कानकनी, IT और तवानाई के कलीदी शोबों में सरमायाकारी के लिए गुज़िश्ता हुकूमत के मंजूर करदा मनसूबों की भी तौसीक की गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का ये चौथा, जबकि अबूरी हुकूमत में SIFC की एपिक्स कमेटी का पहला इजलास था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, निगरान वफाकी काबीना, चारों सूबों के वज़राए आला, सूबाई वज़रा और आला हुक्काम ने इजलास में शिरकत की। इजलास में काबीना को SIFC के क़याम के बाद इस कलील मुद्दत में जारी मनसूबों और मुकम्मल शुदा अहदाफ पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने SIFC की अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी और होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के ज़रिए मुख्तलिफ महकमों और इदारों के दरमियान ताउन को सराहा।
एपेक्स कमेटी ने SIFC के बैनुल-अक़वामी सतह पर ताउन की कोशिशों की भी तारीफ की। कमेटी ने बरादर ममालिक की तरफ से सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब और तहफ़्फ़ुज़ खुराक की इस्लामी तंजीम के आला सतह वफूद के दौरों को नतीजा खेज़ करार दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि निशानदही किए गए मनसूबों की तकमील में तेज़ी लाई जाए। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने निगरान हुकूमत को मईशत की बहाली और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पॉलिसियों के तसलसल में पाक फ़ौज के हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि हम जिम्मेदार आइनी निगरान हुकूमत है, ये नहीं हो सकता कि मसाइल का नोटिस ना ले। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस है कि बिजली के बिलों में कैसे आवाम को रिलीफ दिया जाए। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज निगरान वफाकी काबीना के इजलास में इस अहम मसले पर बात होगी और IMF प्रोग्राम में रहते हुए लोगों को रिलीफ की फराहमी पर गौर किया जाएगा। हमारी जो जिम्मेदारी है, बावजूद इस बात के कि हमारा एक महदूद मैंडेट है और महदूद वक्त के लिए है, अख्तियार भी महदूद है, मुद्दत भी महदूद है, उसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि जी हम जिम्मेदार नहीं है, वो पिछला फलां ने ये कर गया था तो फलां ने ये कर लिया था। हमारे पास इस तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं है। जो कुछ है, हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों की मुश्किल हालात को बेहतर करने की कोशिश करें और अपने किरदार से ये साबित करें कि अगर लोग मुश्किल में हैं तो हम अल्ले तल्ले नहीं कर रहे। उसकी हमारी ऑप्टिक्स जो है वो भी ठीक होनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हुकूमत जिस हाल में मिली है, जब हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करें तो कम से कम बेहतर हालत में छोड़ें, उससे बदतर हालत में ना छोड़ें। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क में पहले ही सियासी दर्जा हरारत ज़्यादा है, एहतजाज से बिल कम तो नहीं हो सकते। पुरअमन और पुरतशद्दुद एहतजाज के फ़र्क को समझना होगा। शहरी डिस्कोस के मुलाजमीन पर तशद्दुद करने के बजाय मसले के हल की जानिब आएं। एक सवाल पर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि आम इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम तमाम जमातों के साथ मिलकर इंतखाबात को पुरअमन और मुनसिफाना बनाना चाहते हैं। हमारा काम जो है वो ये दिन गिनना नहीं है कि हम कितनी दिन इस कुर्सी पे बैठे हैं। हमारा काम ये है कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन तारीख दे उस दिन इसको यकीनी बनाएं कि न सिर्फ इंतखाबात हों, पुरअमन हों, शफाफ हों, गैर जानबदाराना हों और इस निगरान हुकूमत का झुकाव किसी जमात की तरफ ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली के लिए दायर दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज फैसला सुनाना है। गुज़श्ता समात में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी अमल पर सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन ने आज पीपल्स पार्टी को मुशावरती इजलास में शिरकत की दावत दे रखी है। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। इजलास में इंतखाबी अमल और आम इंतखाबात की तारीखों पर तबादला ख्याल होगा। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद से मुराद किसी नस्ल, मजहब या फ़िरका वारियत की बुनियाद पर किसी तबके या शख्स के खिलाफ पोस्ट लगाना, कमेंट करना या शेयर करना है। इससे न सिर्फ किसी की दिल आज़ारी हो सकती है बल्कि मजहबी मुनाफरत में भी इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान के दिफा, सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ ऑनलाइन मवाद फैलाना गैर कानूनी है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 16 के तहत रियासत मुखालिफ, गुस्ताखाना और नफरत अंगेज मवाद की सज़ा 7 साल कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अज़मत इस्लाम या किसी भी फ़िरके या मजहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर ऑनलाइन मवाद फैलाना संगीन जुर्म है। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इसकी सज़ाए मौत, उम्र कैद और जुर्माना है। सोशल मीडिया पर नस्ल, मजहब या फ़िरका वारियत पर किसी तबके या शख्स के खिलाफ ऑनलाइन मवाद फैलाना जुर्म है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद देखने की सूरत में FIA या PTA को इतला करें। तर्जुमान PDM के मुताबिक दरियाए सतलज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। गंडा सिंह, सुलेमान की और इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसेक है। हेड सुलेमान की के मकाम पर पानी की आमद 98,878 जबकि अखराज 85,014 क्यूसेक है। हेड इस्लाम के मकाम पर पानी का बहाव 82,916 क्यूसेक है। पंजाब की दीगर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मानसून बारिशें 4 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। अलबत्ता तमाम बड़े दरियाओं के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं।
दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज की जानिब से बहावलपुर डिवीजन के नशेबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। इस हवाले से पाक आर्मी की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप्स और रेस्क्यू ऑपरेशन समेत फ्री राशन तकसीम का सिलसिला जारी है। पाक आर्मी की जानिब से मेलसी, चिश्तियां, पाकपतन, लोधरा, जलालपुर, पीरवाला और हेड सुलेमानकी में मकामी इंतजामिया से मिलकर सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार है। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे ख्वाजा मोहम्मद कलीम बहावलपुर में मौजूद हैं, उनसे सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी ख्वाजा कलीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला बहावलपुर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में चारों तरफ आपको पानी नज़र आ रहा है और इस पानी के नीचे मुख्तलिफ फसलें हैं। कमाद की फसल है, कपास की फसल है, चारा जात की फसलें हैं और मुख्तलिफ सब्जियों की जो है वो फसलें हैं। इस वक्त बहावलपुर की सैकड़ों बस्तियां जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं और इसके साथ साथ हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें जो हैं वो भी सैलाबी पानी के साथ मुतासर हो चुकी हैं और ये तबाह हो चुकी हैं। यही सूरत हाल विहाड़ी में भी है और भावल नगर में भी है। वहाँ पे भी सैकड़ों बस्तियां जो हैं वो पानी के अंदर डूब चुकी हैं और खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं और शदीद नुकसान हुआ है शहरियों का, काश्तकारों का, ज़मींदारों का। जहाँ तक रेस्क्यू की बात की जाए तो पूरे जनूबी पंजाब में, बहावल नगर में, बहावलपुर में और लोधरा में, विहाड़ी में रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो जब से यहाँ पानी आया है उससे पहले से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। वो पानी आने से पहले उन्होंने इक़दाम किए हुए थे कि यहाँ से शहरियों को किस तरह एवैक्यूएट करना है। ज़िलाई इंतज़ामिया की हिदायत पे वो पहले से तैयार थे और ज़िलाई इंतज़ामिया शहरियों को हिदायत कर रही थी कि आप यहाँ से पानी आने से पहले निकल जाएं। और इन इलाकों में ज़िलाई इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने रिलीफ कैंप लगाए हुए हैं और मेडिकल कैंप्स भी लगा रखे हैं जहाँ पर शहरियों को हर किस्म की मदद जो है वो फराहम की जा रही है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा करीम, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पाक फौज की बहावलपुर डिवीजन की रेस्क्यू टीमों ने दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए नशेबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखी। रेस्क्यू टीमों ने सैलाब मुतासरीन के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप और रेस्क्यू ऑपरेशन किए और मुफ्त राशन भी तकसीम किया। मेलसी, चिश्तियां, मंचनाबाद, पाकपतन, नारिफवाला, विहाड़ी, लोधरा, बुरेवाला और हेड सुलेमानकी में मकामी इंतजामिया से मिलकर मुतासरा इलाकों से सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। मेडिकल कैंप्स में बड़ी तादाद में मुतासरीन को मुफ्त तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब फारूक अहमद के मुताबिक 24 घंटों में पंजाब भर में सैलाब ज़दा इलाकों से 4899 लोगों को निकाला गया है, जबकि 631 अफराद को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से 252 जानवरों को भी सैलाबज़दा इलाकों से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीमों ने ये कार्रवाइयाँ कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर, विहाड़ी, मुल्तान और बहावलपुर में की। पंजाब भर में 422 कश्तियों की मदद से रेस्क्यू 1122 के अमले के 1650 अफराद खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक 9 जुलाई से अब तक सैलाबी इलाकों से 2,68,967 अफराद को और 16,238 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। निगरां वज़ीर आबी वसाइल अहमद इरफान असलम ने नेशनल मास्टर प्लान बराए सैलाबी पैमाई के आगाज़ की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2010 के सैलाब में मुल्क का 5वां हिस्सा डूब गया था। गुज़श्ता बरस आने वाले सैलाब के बायस भी 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि इस खित्ते में सैलाब हमेशा से आते रहते हैं, इसलिए फ्लड मैनेजमेंट के हवाले से प्लान इंतहाई ज़रूरी है। निगरां वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में तिब्बी शोबे, न्यूट्रिशन प्रोग्राम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर निगरां वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। यूरोपीय यूनियन ने सैलाब मुतासिरीन की बहाली में भरपूर साथ दिया। उन्होंने कहा कि निगरां वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान की खुशहाली और मईशत की बेहतरी हमारा एजेंडा है। उनका कहना था कि जब तक अफगानिस्तान से पोलियो का खात्मा नहीं होता, पाकिस्तान में रिस्क मौजूद है। इस हवाले से पाक अफगान बॉर्डर पर मरबूत प्लान तश्कील दे रहे हैं। बॉर्डर पर पोलियो वैक्सीनेशन के निज़ाम को भी हंगामी बुनियादों पर मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडे की तकमील के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान जल्द ही ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडे पर आला सतह इजलास की मेज़बानी करेगा, जिसमें दुनिया भर से माहिरीन और स्टेक होल्डर शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडे पर अमली इक़दामात को सराहते हुए कहा कि तिब्बी शोबों में ताउन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जवाद सोहराब
ان کی زیر صدارت متعلقہ اداروں کے حکام کا اجلاس ہوا، جبکہ اس اجلاس کے دوران وزارت کے تمام اداروں کی جانب سے جاری منصوبوں، حاصل کردہ اہداف اور مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ معاون خصوصی جواد سہراب نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ بہتر حکمت عملی ترتیب دے کر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو روزگار کے بہترین مواقع فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ کے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے جواد سہراب نے ہدایت کی کہ ادارہ بیرون ملک مقیم مزدور طبقے کے حقوق کے تحفظ اور ان کے فلاح پر توجہ مرکوز رکھے۔ اجلاس کے دوران EOBI انتظامیہ کو معاون خصوصی کی جانب سے ریٹائرڈ افراد کی پینشن سے جڑے مسائل کے فوری اور دیرپا حل اور ان کے حقوق کے مکمل تحفظ کے حوالے سے بھی خصوصی ہدایات جاری کی گئیں۔ اجلاس میں اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن، EOBI، ورکرز ویلفیئر فنڈ، اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن اور بیورو آف امیگریشن کے سربراہان بھی شریک تھے۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان خان ڈومکی نے مزار قائد پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی۔ بعد میں مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی حصول پاکستان کے لیے جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان خان ڈومکی نے کہا کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے۔ الیکشن کمیشن جیسے ہی انتخابات کا شیڈول جاری کرے گا انتخابات کروائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لا رہے ہیں تاکہ انہیں پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے، روس یوکرین جنگ اور دیگر مسائل کے باعث دنیا بھر میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، جس کے اثرات پاکستان میں بھی نمایاں ہیں۔ عوام اور دوسرے فریق مربوط طرز عمل اپنائیں گے تو بے ہنگم مہنگائی کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ تفصیل جانیے اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں خورونوش اور روزمرہ استعمال کی دوسری اشیاء کی قیمتوں کو متعین کرنے کا ایک طریقہ کار موجود ہے جو اس وقت مربوط طریقے سے ایکٹیولی کام نہیں کر رہا، جس سے مصنوعی مہنگائی کی روک تھام ہو سکے۔ منڈی سے لے کر دکان اور مارکیٹ کمیٹی سمیت تمام سٹیک ہولڈر اگر کوشش کریں تو چیزوں کی قیمتیں قدرے کم ہو سکتی ہیں۔ میں بڑے افسوس سے یہ کہوں گا کہ جب ریٹ لسٹ مرتب کر کے ہم مارکیٹس میں تو بیچ دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ عوام مطالبہ ہی نہیں کرتے اور وہ چیک ہی نہیں کرتے کہ ریٹ لسٹ پہ کیا ریٹس ہیں اور ہمیں دکاندار کیا ریٹ لگا رہا ہے۔ جہاں پہ بھی خریداری کریں وہاں پہ ریٹ لسٹ پوچھیں اور ریٹ لسٹ چیک کر کے اس کے مطابق سامان لیں۔ حکومت ہر سطح پر مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے، تاہم بعض مافیاز کی جانب سے ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی مہنگائی کے خاتمے میں سٹیک ہولڈرز کردار ادا کر سکتے ہیں۔ باہر تو بہت مہنگائی ہے، سبزیاں بہت مہنگی ہیں باہر، آپ خرید نہیں سکتے۔ ادھر جو ہے ریٹ بہت زیادہ کم ہے، جو انسان کے جو ہے نا خریدنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کوئی بھی جو ہے فرد وہ خرید سکتا ہے۔ MCA لگا، ان کا ریٹ کم لگا ہوا ہے یہاں، باہر کے نسبت باہر کے بازاروں میں، باقی لوکل بازاروں میں یہاں سے زیادہ ریٹ لگا ہوا ہے۔ بجٹ چلانا مہینے کا بہت مشکل ہے۔ مہنگائی تو اوورال بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں، ریٹ سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر جو ہم ریٹ ہے نا اس کو کم از کم جو گورنمنٹ ریٹ کا اس کو ہم ہر صورت میں کرتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ چیز لوگوں کو مہیا ہو۔ عوام کو ناجائز منافع خوروں، مہنگے داموں اشیاء فروخت کرنے والوں سے سوال کرنا چاہیے۔ ریٹ لسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے؟ نہیں، ابھی آئی نہیں ہے جی۔ نہیں آئی کیوں نہیں؟ بس وہ ابھی آئی نہیں ہے۔ تو امپلیمنٹ ہم نے بھی کروانا ہے، لیکن عوام پہ اپنا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ خود بھی جو ہے نا اس پہ نظر رکھیں اور جہاں پہ ریٹ لسٹ نہ ہو وہ بھی ہمیں بتائیں، اور جہاں پہ ریٹ لسٹ ہے ریٹ لسٹ کے مطابق خریداری کریں۔ یہ ضروری ہے کہ ہر چیز خریدنے سے پہلے ریٹ لسٹ چیک کی جائے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک بھر کے دیہی اور شہری علاقوں میں آٹے، سبزی، پھل اور دیگر اشیاء خورونوش کی سرکاری قیمتوں میں فروخت اسی وقت ممکن ہے جب لوگ معین معیار اور ریٹ لسٹ کے مطابق رقم ادا کریں۔ محمد حمید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بلوچستان کے ضلع کیچ کے ایران سے متصل سرحدی علاقے ردیگمند کراسنگ پوائنٹ پر امیگریشن ویزا سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر دونوں ہمسایہ ممالک کے حکام اور مقامی لوگوں نے درینہ مطالبہ پورا ہونے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سرحد کے دونوں طرف سے عوام کو سہولت پہنچانے کے لیے باقاعدہ پاسپورٹ، امیگریشن اور ویزا سروس کا باضابطہ طور پر آغاز ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس سے نہ صرف سرحد کے دونوں جانب مسافروں اور زائرین کو بہترین سفری سہولیات میسر ہوں گی، بلکہ ان اقدامات سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو فروغ ملے گا۔ بلوچستان میں واقع پاک ایران سرحدی مقام ردیگمند پر یہ تیسرا امیگریشن اور ویزا انٹری پوائنٹ ہے، جبکہ اس سے پہلے تفتان اور دبس پنجا کے مقام پر امیگریشن اور ویزا انٹری پوائنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ شہدائے پاکستان کو سلام۔ حوالدار سہیل اقبال 30 مارچ 2022 کو ضلع ٹانک میں
दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। जुर्रत और बहादुरी पर शहीद को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा बसालत से नवाजा गया। शहीद के लवाहिकीन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि हवलदार सोहेल इकबाल वतन अजीज़ की दिफा की खातिर जान का नजराना पेश करके आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह बन गए हैं। शहीद बहुत अच्छा बच्चा है, माँ पिओ नाल फरमेदार, बच्चियां नाल प्यार, भैणां भाइयां नाल प्यार, माऊ पी नाल खिदमतगार, अपने बच्चों वास्ते दुश्मनां नाल मुकाबला करके अपनी जान को कुर्बान कर सके। मैं खुशकिस्मत माँ जिसका बेटा शहीद। बहुत अच्छे शोर थे, वालिद भी बहुत अच्छे थे। बच्चे बहुत याद करते हैं। छोटा बच्चा है, वो भी छोटा है, वो कहता है कि मेरे पापा ड्यूटी पर हैं, वो छुट्टी आएंगे, मेरे लिए कपड़े लाएंगे, मेरे जूते लाएंगे। सिर्फ बच्चे ही हैं शहीद के, और शहीद के बच्चों के साथ ही जिंदगी गुजारनी है। हमें फख्र है कि वो शहीद हुए हैं। शहीद का एक बहुत बड़ा मुकाम है। शहीद जो है वो जिंदा है, वो हमको बचा। मैं कहता हूँ कि वालिदैन के लिए ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला सब्र दे। मैं सब लोगों को कहता हूँ, वालिदैन को, कि ये अल्लाह की कुदरत है, हमारे बच्चे मुल्क के लिए कुर्बान हो रहे हैं। ये शहादत हर आदमी को नहीं मिलती है। उनकी कब्र याद है, अपना निशान बता रही है, पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। उनकी अगली जान में भी और दुनिया वाली इज्जत है। ये हर बंदे का फर्ज बनता है कि शहीद की इज्जत करो। इन शहीदों के साथ इन शहीदों की विनती करने वो इंसानियत नहीं है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कुछ बात करेंगे पड़ोस मुल्क भारत की। मुस्लिम दुश्मनी में मोदी सरकार का घिनौना और मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब होने लगा है। इस मकरूह मुहिम में हिंदू असातिज़ा भी मुस्लिम दुश्मनी में पेश हैं। हिंदू इंतहा पसंद असातिज़ा भारत में मुसलमानों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाने और भारतीय बच्चों की इस्लाम मुखालिफ जहनसाजी में मसरूफ़ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक टीचर की सरपरस्ती में बच्ची मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल गलत अल्फाज अदा कर रही है। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि बच्ची की शदीद मनफी जहनसाजी की गई है और ये हिंदू बच्ची इंतहाई सख्त अल्फाज में मुसलमानों के खिलाफ नज़्म की सूरत में संगीन पैगाम दे रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाईचारे की कोई अहमियत नहीं, भारत में मुसलमानों को खूब मारा जाए और उनकी यहाँ कोई जगह नहीं है। कश्मीरी मुसलमानों के बारे में बच्ची ने नज़्म में नफरत और बुग़्ज़ से भरे अल्फाज में इजहार करते हुए कहा कि भारत की सरपरस्ती होने के बावजूद कश्मीरी क्यों पाकिस्तान का राग अलापते हैं। याद रहे गुज़िश्ता दिनों टीचर की जानिब से मुसलमान तालिब इल्म को हिंदी की किताब न लाने पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज ने जिला पूंछ के इलाकों सनकोट और मेंढर में मुहासरे और तलाशी कार्रवाइयां जारी रखीं। ये कार्रवाइयां भारतीय फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के एहलकारों ने मुश्तरका तौर पर शुरू की हैं। केएमएस के मुताबिक पूंछ और राजौरी अजला के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी झंडे लहराए गए हैं। भारतीय हुकाम ने तस्दीक की है कि जिला पूंछ में भिम्बर गली में मिडिल स्कूल सरविला से पाकिस्तान का कौमी परचम बरामद हुआ है। काबिज भारतीय फोर्सेस की जानिब से घर घर तलाशी के बावजूद अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी के सिलसिले में मकबूजा वादी के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर से पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं, जिन पर हैदरपुरा चलो के नारे दर्ज हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में एक बयान में कहा है कि कश्मीरी भारतीय तसल्लुत से मुकम्मल आज़ादी तक कायदे तहरीक सैयद अली गिलानी के नक्शे कदम पर चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बाबाए हुर्रियत सिर्फ एक शख्सियत ही नहीं बल्कि एक ऐसा इदारा थे जिसकी मीरास कश्मीरियों की मौजूदा और आइंदा आने वाली नस्लों की रहनुमाई और हौसला अफजाई करती रहेगी। उन्होंने अपने महबूब कायद को उनके दूसरे यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए 1 सितंबर को हैदरपुरा श्रीनगर में सैयद अली गिलानी की कब्र की जानिब मार्च करने की कॉल दी है। हुर्रियत रहनुमाओं सैयद बशीर अंद्राबी, ख्वाजा फिरदौस, मोहम्मद यूसुफ नक्काश, मोहम्मद यासीन अताई और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने अपने बयानात में कहा है कि सैयद अली गिलानी की कोशिशें एक दिन जरूर रंग लाएंगी, क्योंकि आज हर कश्मीरी गिलानी बन चुका है और जद्दोजहद आज़ादी को आगे बढ़ा रहा है। और अब मज़ा का खेज बात यह है कि चांद भी अखंड भारत के निशाने पर आने लगा है। ऑल इंडिया हिंदू महासभा के सदर स्वामी चक्रापानी ने मोदी सरकार से चांद को हिंदू राष्ट्र करार देने का मुतालबा कर दिया है। स्वामी चक्रापानी ने कहा कि लोकसभा शिव शक्ति पॉइंट को चांद का दारुल खलाफा और चांद को संतान राष्ट्र करार दिया जाए।
संतान राष्ट्र करार देने से बाकी ममालिक और नजरियात को चांद पर पहुंचने से रोका जा सकेगा। स्वामी महाराज ने कहा है कि इससे पहले कि गजवा हिंद चांद तक पहुंचे, ये कदम उठाना होगा। 2019 में भी स्वामी चक्रपाणी ने कोरोना वबा का इलाज गौ मूत्र तजवीज़ किया था। अनोखे लाडले खेलन को चांद तो मांगते ही रहते हैं, ताहम भारत में जाफरानी दहशतगर्दों ने चांद पर अपने इस्तबदादी पंजे गाड़ने के लिए बेपर की उड़ाना जारी रखा है, और जिसकी एक वाज़ेह मिसाल हिंदू महासभा की जानिब से चांद को हिंदू ममलुकत करार देने का अनोखा मुतालबा है। अब्दुल्ला शाद की रिपोर्ट देखिए। राम राज्य के खप में मुब्तला आरएसएस की ज़ेली तंजीम ने चांद को ही हिंदू राष्ट्र करार देने का मुतालबा कर दिया। ऑल इंडिया हिंदू महासभा के सरबराह स्वामी चक्रपाणी महाराज ने मोदी सरकार से मुतालबा किया है कि भारत का खलाई मिशन चांद पर पहुंचने के बाद अब ये लाजिम है कि चांद को भी हिंदू ममलिकत करार दिया जाए। चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, संसद से प्रस्ताव पास करके, और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। दिन में ख्वाब देखने के आदी शराबों के भंवर में चकराते चक्रपाणी महाराज ने फकत इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि जहनी बदहवासी के शिकार चांकिया के इस पैरोकार और हिंदुत्व के प्रचारक ने तो हद ही खत्म कर दी, जब उन्होंने भारतीय पार्लियामान से इस जिमन में फिलफोर करारदाद पास करने की अपनी ख्वाहिश का इजहार कर डाला। ऑल इंडिया महासभा की गद्दी पर विराजमान स्वामी चक्रपाणी महाराज का ये मुतालबा कि जिस जगह खलाई गाड़ी उतरी उसे हिंदू राष्ट्र का दारुल हुकूमत करार दिया जाए, उनके जहनी खप्त में मुब्तला होने की दलील से ज्यादा कुछ नहीं। इससे कबल सेकुलर रियासत के मजहबी जनूनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चांद की जिस जगह पर भारतीय खलाई मिशन उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट का नाम दे चुके हैं, जिसका साफ मतलब यह है कि मकबूजा कश्मीर से मणिपुर और अमृतसर से नागालैंड तक मजहबी इकाइयों को जाफरानी दहशतगर्दी के संगीनों में परोने वाले खूनी इंतहाब सन ने चांद यात्रा को भी हिंदू इंतहाब सन एजेंडे की तकमील का एक जीना बना दिया है। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान जल्द रूस का दौरा करेंगे। रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे और बहरे अस्वद के जरिए अनाज की तरसील के माहदे को बहाल करने पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों सदूर के दरमियान मुलाकात रूसी शहर सूची में तय है। हुक्मरान पार्टी के तर्जुमान उमर सेलक ने सहाफ़ियों को बताया कि तुर्की को उम्मीद है कि ग़िज़ाई बहरान पर काबू पाने के लिए ये मुलाकात इंतहाई सूदमंद साबित होगी। रूसी इलाकों पर ड्रोन हमलों में तेजी आ गई है। रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि तोला और बेलग्रोड के इलाकों पर यूक्रेन के ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए हैं। मॉस्को के जनूबी इलाके तोला में 2 ड्रोन, जबकि यूक्रेन के सरहदी इलाके बलकरात में 1 ड्रोन मारा गया है। दारुल हुकूमत मॉस्को और दीगर रूसी इलाकों पर हालिया हफ्तों में यूक्रेन के ड्रोन हमलों में इजाफा हुआ है। यूक्रेनी हुकाम कहते हैं कि कोपियानंस्क में लड़ाई के बायस 1500 के करीब शहरियों को निकाला गया है, जिनमें से 300 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि डोनेत्स्क और सोमे ओब्लास्ट पर रूस के हालिया हमलों के नतीजे में खातून हलाक और 6 आम शहरी भी जख्मी हुए। रूस और यूक्रेन ने देकर महाजों पर भी एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत जीना रेमंडो ने बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग वेंटाओ से मुलाकात की है। इजलास में 2 तरफा तिजारत और माशी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन अमरीका तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि आलमी इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के लिए अहम है। चीन अमरीका के साथ तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ का ख़्वाह है। इजलास में तिजारत और सरमायाकारी के मसाइल के हल और चीन में अमरीकी तिजारती मफादात को फ़रोग़ देने के लिए एक और वर्किंग ग्रुप कायम करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम के शहर हलब में इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। एंटोनियो गुतेरेस ने फ़िरक़ैन पर कशीदगी के खात्मे और सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है। गुज़श्ता रोज़ इसराइल ने हलब में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई हमला किया था। रनवे को नुकसान पहुँचने के बायस एयरपोर्ट पर जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद कर दी गई थी। शिमाली पेरू में माहिरीन आसार कदीमा ने 3000 साल पुरानी कब्र दरियाफ्त कर ली है। ये कब्र काजारामार्का के इलाके में वाक़ मशहूर पाकोपम्पा आर्कियोलॉजिकल साइट में दरियाफ्त हुई है। कब्र से इंसानी हड्डियों का ढांचा मिला है। माहिरीन का ख्याल है कि ये 3000 साल पहले इंडियन मोचा तहजीब के किसी पुजारी का ढांचा है। माहिरीन ने इस दरियाफ्त को प्रीस्ट ऑफ पाकोपम्पा का नाम दिया है। लाश को मिट्टी और राख की 6 तहों के नीचे दफन किया गया था। कब्र में मुख्तलिफ बर्तन और उस वक्त इस्तेमाल की जाने वाली 2 मोहरें भी मिली हैं।
کچھ مزید قومی خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں کہ لکی مربت میں گزشتہ شام دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے 2 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں ڈی پی او طارق حبیب اور پاک فوج کے اعلیٰ افسران سمیت شہداء کے لواحقین نے شرکت کی. اس موقع پر شہداء کی میتوں پر پھول چڑھائے گئے اور سلامی بھی پیش کی گئی. افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. راولپنڈی میں رباط کے قریب ٹریفک حادثے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہو گئے. افسوسناک حادثہ ٹی چوک پرانے ٹول پلازے کے نزدیک پیش آیا جہاں پر مسافر وین ٹرالر سے ٹکرا گئی. زخمی ہونے والوں میں 4 خواتین اور 2 مرد شامل ہیں جن کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. مرنے والوں میں 4 مرد اور 1 خاتون شامل ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے متعدد اضلاع کے سیشن ججوں کے تبادلے کر دیے ہیں. ترجمان لاہور ہائی کورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصل آباد شیخ خالد بشیر کو رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ جبکہ سیشن جج قیصر نذیر بٹ کو لاہور میں تعینات کر دیا گیا ہے. سیشن جج محمد تنویر اکبر کی ہائی کورٹ میں بطور ڈی جی جوڈیشنل اینڈ کیس مینجمنٹ تعیناتی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں جبکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملتان محمد اکمل خان کو سرگودا میں تعینات کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سیالکوٹ جزیلہ اسلم کا اوکاڑا کی سیشن عدالت میں تبادلہ کیا گیا ہے. ترجمان لاہور ہائی کورٹ کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر اور اسپیشل کورٹ سینٹرل کے جج بخت فخر بہزاد کو نئی تعیناتی تک لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں. اور ناظرین، جنگ میں اقلیتی برادری کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جنگ پولیس نے حکومت پنجاب کی ہدایت پر میثاق سینٹر قائم کر دیا ہے. اس سینٹر میں اقلیتی برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر سنے جائیں گے. جنگ سے مزید بتا رہے ہیں سید عدنان نور. جی بالکل، اقلیتی برادری کے تحفظ کے لیے جنگ پولیس کی جانب سے تحفظ سینٹر کے اندر میثاق سینٹر قائم کیا گیا جس کا مقصد اقلیتی برادری کے تحفظ کو یقینی بنانا اور ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جنگ کی جانب سے اس کا افتتاح کیا گیا اور اس موقع پر بتایا گیا کہ اس اقلیتی مرکز جو ہے اس کا جو مقصد ہے وہ خاص طور پر یہ ہے کہ اقلیتی برادری کے جو لوگ اگر انہیں کوئی مسائل ہیں تو وہ اس سینٹر پر آئیں گے. اور اس سینٹر میں خاص طور پر ایک بات اور سامنے آئی ہے کہ جن افراد کو پولیس افسران کو یہاں تعینات کیا گیا ہے ان کا تعلق بھی جو ہے اقلیتی برادری سے ہی ہے اور یہاں اقلیتی برادری کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کام کو حکومت کی جانب سے سراہا ہے کہ ایک اچھا اقدام کیا گیا ہے جس کا مقصد جو ہے وہ بین المذاہب ہم آہنگی اور امن کو فروغ دینا ہے. اقلیتی برادریوں کی جانب سے حکومتی اس اقدام کو خوب سراہا جا رہا ہے. پاکستانی طالبہ مہنور چیمہ نے کیمبرج امتحانات میں 34 اے سٹارز حاصل کر کے ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے. عرض پاک کی اس ہونہار بیٹی کی کامیابی کے بارے میں آپ کو بتائیں گی وردہ سلیم. برطانیہ میں مقیم قابل فخر پاکستانی طالبہ مہنور چیمہ نے جنرل سرٹیفکیٹ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے ایگزامز میں 34 اے سٹارز اپنے نام کر کے دنیا بھر میں نئی تاریخ رقم کی ہے. انہوں نے او لیول امتحان میں 10 مضامین اسکول کی طرف سے جبکہ 24 پرائیویٹ امیدوار کے طور پر دیے اور نمایاں پوزیشن حاصل کر کے ملک و قوم کا نام روشن کیا. اور میں نے 34 GCSEs میں اے سٹارز کلیکٹ کیے ہوئے ہیں. میں نے یہ 9 سے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے ہیومینٹی کے لیے کچھ کر کے جانا ہے تو میرے ایمبیشنس کو اچیو کرنے کے لیے فرسٹ اسٹیپ تھا کہ میں نے GCSEs میں کچھ ایکسٹرا آرڈینری کر کے جانا ہے. تو میں مینسا IQ ٹیسٹ میں 161 اسکور ہولڈر ہوں جو کہ آئنسٹائن سے بھی ایک زیادہ ہے. 16 سالہ مانور چیمہ نے IQ لیول میں عظیم سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. ایک بچہ جب ورلڈ ریکارڈ بناتا ہے تو وہ پھر پیرنٹس کے تو پاؤں زمین پہ لگتے ہی نہیں ہیں. تو ہماری بھی آج وہی کیفیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں. مانور کا تعلق وزیر آباد کے ایک معزز گھرانے سے ہے. ان کے اس عالمی ریکارڈ پر ان کے خاندان اور ان کے علاقے کے لوگوں کی خوشی دیدنی ہے. ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے ہمارے لیے فخر کا باعث ہے. آج دنیا بھر سے مجھے ٹیلی فون آ رہے ہیں مبارکباد کے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں برملا کہہ رہے ہیں کہ اتنا ذہین بچہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا یا سنا. مانور کو طب کے شعبے میں دلچسپی ہے اور وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آ کر انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے پرعزم ہیں. وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں منشیات کے استعمال اور طالبات کو ہراساں کرنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے عدالتی ٹریبیونل نے کام شروع کر دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس
चित्राल के इलाके कोराक के मकाम पर दरिया चित्राल पर कायम चेयर लिफ्ट फंस गई। चेयरलिफ्ट में 3 अफराद फंस गए थे, जिसको बाद में बहिफाजत निकाल लिया गया। ज़िला पर चित्राल के इलाके कोराक के मकाम पर दरिया चित्राल पर कायम चेयरलिफ्ट फंस गई। चेयरलिफ्ट में 3 अफराद फंस गए थे, जिनको बहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान बिलाल अहमद फैजी के मुताबिक रेस्क्यू के एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए टूटी हुई रस्सी पर रिंग की मदद से रिपलिंग करते हुए डोली तक पहुंचे। एहलकार ने डोली को सही करते हुए रस्सी से बांध दिया। ये ऑपरेशन 45 मिनट तक जारी रहा। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये वाक़या रस्सी टूटने के बायस पेश आया। उधर आरिफवाला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मंसूबे के तहत शहर के 44 मकामात पर 128 कैमरे लगाए गए हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी काशिफ रिजवान। और अब आप जान सकेंगे मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद मरतूब रहेगा। ताहम इस दौरान शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और उससे मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। और अब आपको गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें, जो कि कुछ ऐसे रही। दालबंदीन में 42, बेनज़ीराबाद 41, दादू 41, खैरपुर 41 और नौकुंडी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।